नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ हाजिर हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो भीड़ नियंत्रण में क्यों भारत की सरकारें फिसड्डी नजर आती हैं, कुछ बड़े सवाल और बड़े तथ्य हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने रखें और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करें कि 144 करोड़ की आबादी वाले भारत में भीड़ का जो नियंत्रण है वो लाचारी वाली स्थिति में क्यों दिखता है। क्या सरकारें मैनेजमेंट में शून्य सबक लेती हैं, जबकि हमने देखा है कि 2025 की शुरुआत से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस दौरान भी भयंकर भगदड़ की तस्वीरें आई। नई दिल्ली से भयंकर भगदड़ की तस्वीरें आई, गोवा से भयंकर भगदड़ की तस्वीरें आई और फिर सबसे अफसोसनाक बात ये कि अब बेंगलुरु जैसे बहुत ही अत्याधुनिक कहे जाने वाले, आधुनिक कहे जाने वाले शहर से भी तस्वीरें भगदड़ की आती हैं। 11 मौतें पुष्टि की गई है, हालांकि जो वास्तविक आंकड़ा है इससे ज़्यादा का बताया जा रहा है। सवाल हम अपने दर्शकों के सामने पहले रखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भीड़ पर नियंत्रण आखिर सरकारें फिसड्डी क्यों बार बार साबित हो रही हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि भारत में भीड़ पर जो नियंत्रण है इसमें लगातार भारत की सरकारें फिसड्डी हैं। बेंगलुरु भगदड़ में मासूमों की मौत हुई है, तस्वीरें विचलित करती हैं। पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्या इससे न्याय सुनिश्चित हो गया है? क्या कर्नाटक सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, जैसा कि बीजेपी जो कि विपक्षी दल है प्रदेश कर्नाटक में, वहां पर आरोप लगा रही है? क्रिकेट फैंस की भीड़ आखिर बेकाबू कैसे हो जाती है? कैसे वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँच जाते हैं? कैसे ये जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाती है? क्या पुलिस पर पूरा दोषारोपण कर दिया जाना यही न्याय है? क्या भारत में भगदड़ की मौत का जो रिकॉर्ड है ये बताता है कि सरकारें सबक नहीं सीख रही हैं? क्यों नहीं सीख रही हैं, इसको भी समझेंगे आज की स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं आज के एक्सपर्ट, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं और बेंगलुरु से ही जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश से इसलिए जोड़ना आपको बहुत ज़रूरी था मुकुल सर, क्योंकि यूपी से सीखने की बात बीजेपी के नेता कर्नाटक में कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि यूपी में भगदड़ पर हमने एक शो भी, कार्यक्रम भी किया था, जो कि हाथरस में भोले बाबा का जो सत्संग था वहाँ पर किस दर्दनाक तरीके से भगदड़ होती है, उसके बाद 121 दर्दनाक मौतें हमने देखी। लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ जी मैं आपसे करना चाहूँगी। बेंगलुरु तो कहा जाता है कि बहुत ही आधुनिक शहर है, यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन क्या हुआ 4 जून को? कैसे भगदड़ मच गई? कैसे लाखों की भीड़ जुट गई? कैसे मासूमों ने भीड़ में दबकर दम तोड़ दिया? जी इसमें क्या हुआ आप ये पूछ रहे हैं, ये तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि क्यों हुआ। एक चीज हम लोगों को, हर नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार नाम की इकाई का पहला कर्तव्य ये होता है हर नागरिक को सुरक्षा देना। पूरी तरह से सुरक्षा, हर नागरिक को सुरक्षा देना ही सरकार का काम होता है जी। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसको देने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है, कुछ विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, हथियारों की जरूरत पड़ती है। ये सब चीज भारत में व्यक्तिगत रूप से कोई भी नागरिक, अगर अंबानी अदानी भी हो, तो वो भी अपनी पुलिस और अपनी सेना और अपना बंदूक नहीं रख सकता। वो रखने का अधिकार केवल और केवल सरकार को, नागरिकों ने दिया है। तो केवल सरकार के पास ही, क्योंकि किसी को सुरक्षा देने के लिए सेना, पुलिस, हथियार रखने का हक है, इसीलिए वो पूरा का पूरा भारत में कोई भी सरकार हो, सरकार का ही काम होता है हर नागरिक को पूरी तरह से सुरक्षा देना। नागरिक अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। नागरिक टैक्स देता है, उसके बदले सरकार उसको सुरक्षा देती है। तो सबसे पहले कहीं पर भी अगर नागरिकों की जान माल की हानि होती है तो वो सीधे सीधे सरकार का दोष है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लग सकता। अब दूसरी तरफ आपको कुछ तुलनात्मक चीजें बताते हैं। भारत में 650 नागरिकों पर एक पुलिस है। पड़ोस में एक श्रीलंका नाम का देश है, वहां पर 250 लोगों पर एक पुलिस है। इसका मतलब श्रीलंका में ज्यादा पुलिस है नागरिकों के लिए। भारत में 19,000 वीआईपी की सुरक्षा पर 66,000 पुलिस है। अमेरिका में कुल मिला के केवल 285 वीआईपी हैं और भारत में 7 लाख पुलिस
कि पद जो हैं वहां पर वैकेंसी है, मतलब पुलिस है ही नहीं। जी। मतलब भारत में पुलिस श्रीलंका या अमेरिका की तुलना में नागरिक सुरक्षा कम देती है और वीआईपी सुरक्षा अधिक देती है। जी। इसीलिए इसीलिए पहलगाम हो या कुंभ मेला हो, मोरबी का पुल हो या बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम हो, मरता आम आदमी ही है, घायल भी वही होता है। एक भी वीआईपी का कहीं कुछ बिगड़ता हुआ हमने नहीं देखा। और ये चीज केवल भगदड़ से संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। क्राइम रेट भी देखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, 2012 में 24 लाख क्राइम भारत में हुए थे, 2022 में वो जाके 58 लाख हो गए। मतलब 2012 में 1000 आदमी पर 2 क्राइम होते थे, आज 1000 आदमी पर 4 क्राइम हो रहे हैं, मतलब क्राइम दुगना हो गया। होता यह है कि जैसे ही कहीं पर क्राइम बढ़ता है तो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सूर्यास्त के बाद बाहर निकलना बंद कर देते हैं। मतलब 2/3 जनसंख्या अगर 12 घंटा घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ जाता है। अब आते हैं बेंगलोर में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ उस पर। हमें पता है कि बेंगलोर एक क्या कहते हैं आईटी-बीटी का बहुत पहुंचा हुआ क्या कहते हैं शहर है। लोगों के पास खास करके काफी मात्रा में भारत बेंगलोर में आईटी-बीटी के जो इंजीनियर्स हैं उसके चलते क्रिकेट जैसे खेल के लिए बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह है। और आरसीबी जो टीम है वो जिस समय से आईपीएल बना था 18 साल से कोशिश कर रही थी, वो जीत नहीं पाई थी। तो परसों जो जीती वो तो उस लोगों के अंदर एक उत्साह होना स्वाभाविक है। अब ये जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर में, ये बेंगलोर के शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। बेंगलोर की जो कर्नाटक की असेंबली है वो असेंबली से आधा किलोमीटर दूर है, जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो जैसे ही बेंगलोर की टीम आरसीबी मैच जीती थी, ये मैच जीती थी इसमें अहमदाबाद में, तो अगले दिन कर्नाटक सरकार ने उनके लिए एक सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं सम्मान समारोह किया। वो जो सम्मान समारोह किया वो ओपन एयर में किया, मतलब कर्नाटक की जो असेंबली है जिसे विधानसभा कहा जाता है, वो विधानसभा के सामने किया, ओपन एयर में किया, खुली जगह में किया, जहां पर कि करीब 2 लाख फैंस उनके देखने के लिए आ गए और वो कार्यक्रम ढंग से चल गया। उसके बाद हुआ ये कि आरसीबी की टीम ने अपने आप में एक ट्वीट कर दिया कि ये कार्यक्रम इसके बाद स्टेडियम के अंदर भी होगा। अब ये जो विधानसभा है इससे स्टेडियम करीब करीब 500 मीटर दूर है। 500 मीटर तक बस एक चली, ओपन बस, जिसमें कि खिलाड़ी वगैरह गए, और वो जैसे ही स्टेडियम में घुसे तो आरसीबी की टीम ऐसी है, हमें पता है आईपीएल की क्रिकेट मैच का टिकट सस्ता नहीं मिलता है, कम से कम सबसे सस्ता टिकट 2-2.5 हजार रुपए का मिलता है। और बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 30-35 हजार दर्शकों की है। तो जब बेंगलोर में एक आईपीएल मैच भी होता है, महंगा टिकट भी होता है, तो हाउसफुल हो जाता है। ऐसे में आपने आरसीबी ने एक क्या कहते हैं सार्वजनिक सम्मान समारोह स्टेडियम के अंदर रख लिया। स्टेडियम से 500 मीटर दूर 2-3 लाख लोगों की भीड़ ओपन एयर में खड़ी थी। वो सभी कोशिश करने लगे कि स्टेडियम के अंदर घुसने का, क्योंकि टिकट के कोई बात नहीं थी, स्टेडियम के अंदर बस घुसना था। तो ये जो भी भगदड़ मची है, ये सड़क पे भगदड़ नहीं मची है। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए जो गेट होते हैं वो गेट छोटे होते हैं, गेट के बाहर ज्यादा लोग थे, गेट के अंदर टिकट का सिस्टम नहीं था, लोग घुसने की कोशिश किए। और इससे पहले बहुत आश्चर्यजनक ढंग से आरसीबी ने जैसे ही ट्वीट किया कि हम स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम करेंगे, कर्नाटक के पुलिस ने एक क्या कहते हैं ट्विटर पे एक स्टेटमेंट निकाला कि कार्यक्रम हम ये जो रोड शो है, मतलब इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम को हमने परमिशन नहीं दी हुई है। लेकिन इसके बावजूद आरसीबी ने वो कार्यक्रम रख लिया। और वो जो भगदड़ हुई उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से करीब 11 लोगों की मौत भी हुई, 30-40 लोग घायल भी हुए, और इसमें 13-14 बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप जो कह रहे हैं ये बड़ी चिंता की बात है कि आरसीबी अपनी मनमानी कर रहा था, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और आरसीबी की ये मनमानी, फिर तो ये प्रथम दृष्टया प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। क्योंकि इसके बाद जो ये जो बेचारे 11 बच्चे मरे या जो 11 लोग मरे या 30-40 लोग घायल हुए, उसमें ज्यादातर एक तो 13-14 साल का बच्चा भी था। जो भी मरे या घायल हुए ये सभी लोग 30-35 के उम्र से कम के थे। इसके मतलब सभी लोग नौजवान अपने उत्साह में जा रहे थे। इसके बाद हुआ यह है कि कर्नाटक की सरकार ने
इस पर एक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी भी डाली, पुलिस को भी पुलिस कमिश्नर तक को सस्पेंड किया, और आरसीबी और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ अफसरान को, जहां तक हमारी सूचना है, आज या कल रात में, आज सुबह उनको गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सस्पेंशन भी सवाल उठाता है कि आखिर पुलिस पर गाज जब गिरती है और वो पुलिस जो मना कर रही है कि हम ये जो है आयोजन नहीं करा सकते, हमारी ये क्षमता नहीं है, और आरसीबी ने जो है बिना ही पूर्व सूचना के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो है कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। तो ये जो सिलसिलेवार जो घटनाएं हैं, ये पुलिस को बलि का बकरा बनाने की फिर सरकार की कोशिश, क्या ये माना जाए कि वो अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए पुलिस के अधिकारी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है? एक ब्रेक लेते हैं इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास आऊँ, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश भी क्यों ना हो, हमने देखा है कि जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पर भी भगदड़ हो जाती है और सरकार आंकड़े छिपाने की कोशिश ज़्यादा करती दिखती है, ना कि सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश करती है। और वो तो छोड़ दीजिए, व्यवस्था की बात तो कौन ही करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं अपने सवालों के साथ। तो भारत में भीड़ नियंत्रण की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट का जो बुखार है इस पर भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि पहले हम समझ लेते हैं कि पुलिस अधिकारी पर जो गाज गिरी है, क्या ये सही माना जाए? वो पुलिस अधिकारी जो इनकार कर रहा था कि इस आयोजन को सक्सेसफुली करा पाने में हमारा जो तंत्र है वो अक्षम है, क्योंकि वीकडेज पर जो चुनौतियाँ हैं वो बड़ी होती हैं। लेकिन ये भी तथ्य निकल कर आ रहा है सामने कि एक क्रिकेटर हैं जिनको लंदन जाना था अगले ही दिन, इसीलिए वीकडे को ही कराना पड़ गया, मजबूरी थी। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी लगातार बने हुए। मुकुल सर, उत्तर प्रदेश में भगदड़ की हमने कई घटनाएं देख ली, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति देख ली, तस्वीरें कहीं से भी आए विचलित करती हैं, बार बार करती हैं, लेकिन सरकारें सबक नहीं सीखती हैं। और ये जो कार्रवाई पुलिस अधिकारी पर हुई है, पुलिस अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया गया है, इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है? देखिए नेहा जी, पहले तो पैनलिस्ट और सभी दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार। नेहा जी देखिए, सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही, अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही विवाद आ जाएगा जैसे कुंभ में हुआ था। आप भूल रही हाथरस में, आप ये भी याद रखिए कि दिल्ली में उसमें किसी को दोषी ठहराया ही नहीं गया। तो सरकार ने एक अपनी, एक जिसे कहते हैं खाना पूर्ति कह सकती है, क्योंकि कोई ये सारे आईपीएस हैं जो मेरे पास लिस्ट है, वो सब आईपीएस। तो जो लोग हैं वो नौकरी से तो निकाले नहीं जाएंगे, जांच चलेगी, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएंगे। ये एक तरीका होता है इमीडिएट मामले को कि आप एक आक्रोश बढ़ रहा है जनता का है। लेकिन सर फिर सवाल उठता है कि हमारा जो पुलिस बल है और उसके जो टैलेंटेड ऑफिशियल्स हैं, उनका मनोबल नहीं टूटता ऐसे में? जब वो कह रहे हैं, सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मनोदशा, अपनी स्थिति को बयान कर रहे हैं कि हम नहीं करा सकते, फिर भी उन पर प्रेशर, दबाव बनाया जाता है कि आप करवाइए क्योंकि फलाने क्रिकेटर को लंदन रवाना होना है। ऐसे में फिर उसी पर जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो गाज गिर जाती है। तो ये किस, आपका पुलिस, जैसे सिद्धार्थ जी ने आंकड़े रखे हैं कि कितना सीमित है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाए तो जो यूएन के मापदंड है उसके अनुसार बहुत ही सीमित है, श्रीलंका से भी कम है और अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में ये कार्रवाई क्यों उचित कही जाए? देखिए, अभी जो सिद्धार्थ जी ने बात की, ये तो इन्होंने सिर्फ पुलिस की बात की, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, उस पर चर्चा होगी तो बड़ी लंबी चली जाएगी। बिल्कुल। तो भारत में नौकरियां वैसी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरियों की आप बात छोड़ दीजिए, वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब में पद खाली और हजारों हजार संख्या में खाली है जी। जो भीड़ की बात थी, देखिए भीड़ में फिर वही बात आएगी जो हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी कि 3 ई जरूरी होते हैं, एग्जिट, एंट्रेंस और इमरजेंसी। ये चीज आप ये बताइए, जो थाने में जो फोर्स होती है, जो आपकी किसी को भी आप लगाइए, आप पीएससी लगाइए, या लोकल अगर मैनेजमेंट के लिए, भीड़ के लिए किसी आपने मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर रखा है, हम लोग क्या पीएससी लगती है, वहां पे क्या होता है कि पीएससी को बाकायदा भीड़ के नियंत्रण करने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन समय दर समय इनकी ट्रेनिंग लगातार होती रहनी चाहिए, जो अमूमन देखा नहीं गया है। और उसके साथ साथ जो लोकल थाना होता है, उसका फ्रंट पे सबसे आगे लोकल थाना होता है, उन्हीं के निर्देश पे ये पीएससी के कमांडेंट मौजूद रहते हैं जी। जो वहां का सीईओ, एडिशनल एसपी कमांडेंट को बोलता है, कमांडेंट अपने नीचे को बोलता है, और उसके हिसाब से चाहे वो लाठीचार्ज कराना हो, चाहे कोई भी एक्शन लेना हो, ये वाया जाता है जी। देखिए वाया जाने में ये होता है कि जब अनट्रेन्ड आदमी रहेगा
तो सिद्धार्थ जी सहमत होंगे। एक तो सबसे पहले वहां पे जो आरसीबी मैनेजमेंट है और पुलिस दोनों के बीच में तारतम्य बिल्कुल नहीं था। ये लिख के ले लीजिए कि वो बाकायदा सामने आ चुकी है बातें। वो जो कह रहे थे वो ये नहीं मान रहे थे, और उसकी वजह ये रहती, देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम था, विराट कोहली वॉज देयर, और उसमें साथ में मंत्री के लड़के, ये भी बात आ रही है कि मंत्री का लड़का स्टेज पे विराट कोहली के साथ जाना चाहता था। आधी पुलिस तो उसी के साथ लगी हुई थी जो सीनियर ऑफिशियल थे कि मंत्री जी के बेटे को किसी तरह ऊपर स्टेज पे पहुंचा दिया जाए। तो अच्छा, वो तो सुरक्षित थे क्योंकि वो अंदर थे। अब आपने स्टेडियम पूरा फ्री कर दिया और ये भी हो गया, और सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट किया ये। तो जब इस तरह का ट्वीट जाएगा और चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है तो जाहिर बात है उनके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ट्वीट किया, क्यों ट्वीट किया? उसी में एक शख्स और आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट से हुई है, वो भाग रहा था बॉम्बे, निखिल इनका मैनेजर था आरसीबी का। आरसीबी का ये और इसकी वाइफ और कोहली की वाइफ दोनों काफी अच्छी फ्रेंड है, और उनकी कई अक्सर आपने देखा होगा मैच में दोनों साथ ही रहते हैं। जी। तो फैमिली फ्रेंड है। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो जाहिर बात है इनको भी जवाब देना पड़ेगा। 2 ट्वीट उसने किए। पहला ट्वीट उसने कहा कि स्टेडियम के अंदर होगा, वो तो उसने डिलीट कर दिया, ये जो शो जा रहा था। फिर उसने जो दूसरा ट्वीट किया, उसने कहा कि ये जो रोड शो होगा ये बाहर होगा। तो जवाब, ये ट्वीट आज भी मौजूद है, और ये ट्वीट जब आप कर देते हैं तो जाहिर बात है जो लोग अंदर नहीं घुस पाए हैं उस पे भी सिद्धारमैया का ये जाना चीफ मिनिस्टर का कि आपके लिए फ्री है। आरसीबी भी यही कह रही है मैनेजमेंट। तो आप ये बताइए, इस देश में अगर कोई फ्री में किसी स्टेडियम में जाके इतने बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको देखने का मौका कौन युवा नहीं खोना चाहेगा? हर आदमी चाहेगा मैं किसी तरह अंदर चला जाऊं। और जिस तरह से हुई है, कम से कम यहाँ लाशें तो पता चल गई, गिरे लोग उनका तो पता चल गया, आंकड़े तो पता चल गए, मिल तो गए। इलाहाबाद हुआ, कई जगह वहां तो गायब ही हो जाता है। तो ये चीजें कम से कम एक रहे। लेकिन ये कि दुर्घटना बहुत, वास्तव में जो इनके रीजंस हैं वो टोटल 5 रीजन है जिनकी वजह से चीजें होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट होता है वो इतना मुतमईन होता है कि कुछ नहीं होगा मेरे साथ तो मंत्री के लड़के, मंत्री, बहुत सारे लोग वहां पे ऑफिशियल होंगे जिन्होंने पासेस लिए होंगे, वीआईपी पास लिए होंगे, वीवीआईपी पास लिए होंगे। तो जब वो जान रहे कि कमिश्नर से लेके सारे लोग हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या उखाड़ेगा? तो वो जो एक चीज होती है वो इस देश के लिए नासूर है। फ्री में पास, और जो आप भी चंडीगढ़ में रहती हो, मैच होता होगा तो दर्शक भी जानते हैं, हम लोग के पास भी फोन आते हैं कि कोई फ्री का हमारा दिलवा दो। तो वो चूंकि वीआईपी व्यवस्था रहती है, हर आदमी उसमें जाना चाहता है। ये सबसे बड़ा नासूर है। और जहां फ्री में पब्लिक को मिल जाए और खुला ऑफर मिल जाए तब तो आप भूल ही जाइए, फिर तो पूरा शहर के अगल बगल के शहर लोग गाड़ी लेके चले आएंगे। ये मुख्य वजह थी जो इस तरह से इतना ये घटना हुई है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहती हूँ, आमतौर पर जब भीड़ जमा होने लगती है तो सरकार और पुलिस सबसे पहले सतर्क हो जाती है। इस मामले में क्या ऐसा हुआ? अगर स्टेडियम की क्षमता 1000 तक की थी लेकिन लाख से अधिक लोग कुछ स्टेडियम के अंदर भी घुस गए, कुछ बाहर भी घुस गए, क्या सरकार समय पर इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए चौकन्ना नहीं हो पाई? यहाँ पर पुलिस जो है घिरती है। मेरे ख्याल से देखिए, पुलिस यहाँ पर 2 जगह पर ये कार्यक्रम हुए थे, 2 इवेंट हुए थे। एक हुआ था ओपन एयर में बेंगलोर के असेंबली के सामने, कर्नाटक की असेंबली के सामने, जिसे विधानसभा बोला जाता है, वहां पर भी 2-3 लाख लोग थे। और दूसरा इवेंट हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि वहां से 500 मीटर दूर है, जहां पे भगदड़ हुई थी। तो पहली जगह जहां पे 2-3 लाख लोग जमा हुए थे वहां पर तो इस तरह का कोई भगदड़ हुआ नहीं, वहां पर भी तो पुलिस रही होगी। और जहां तक स्टेज पर वीआईपी लोगों के बच्चों की बात है, तो सिर्फ मतलब वहाँ का कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन गवर्नर जो है तो कांग्रेस के नहीं है, वो तो केंद्र द्वारा है। तो जहां तक सूचना है वहां पर तो राजभवन से भी बच्चे वहां पर आरसीबी का मैच मतलब खिलाड़ियों के साथ रहते हुए दिखे थे। तो यहाँ पर कोई पार्टी के संबंधित लोग नहीं थे, सब लोग बहती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाह रहे थे। जी एक चीज यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। दूसरी चीज, ये जो भगदड़ हुई वो ऐसी जगह हुई जहां पर कि स्टेडियम के अंदर जाने के गेट होते हैं, जैसे एक बॉटल नेक होता है, बॉटल बड़ा होता है लेकिन उसका मुहाना बहुत छोटा होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें
स्वाभाविक है कि पुलिस को वो वहां पर अगर आरसीबी ने स्टेडियम में इवेंट करने की बात कर भी दी थी तो मेरे ख्याल से पुलिस और सरकार अगर चाहती तो लोगों को स्टेडियम के अंदर जाने से रोक सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जाने से रोकने का काम नहीं किया तो वहां पर बॉटल नेक में लोग फंसते चले गए। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से पुलिस से ज्यादा सरकार के ऊपर दोष आता है, और जैसे मुकुल भाई ने बताया कि यहाँ पर सरकार का दोष इसीलिए आता है क्योंकि सरकार अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर वो किसी भी चीज को चाक चौबंद कर सकती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि बैंगलोर में भगदड़ मचती है, भगदड़ में 11 लोग मरते हैं, 30 लोग घायल होते हैं, लेकिन उसमें एक भी वीआईपी नहीं होता। वो अगर आम आदमी होता है इसका मतलब उसी कार्यक्रम में तो वीआईपी लोग भी थे, तो वीआईपी लोगों के लिए तो सुरक्षा दी जा रही थी, तो वीआईपी लोगों के लिए जो सुरक्षा दी जा रही थी वो भी तो पुलिस दे रही थी, वो भी तो सरकार बोल रही थी। इसका मतलब ही है कि सरकार ने पुलिस और पुलिस के तंत्र को वीआईपी सुरक्षा में ज्यादा लगा के रखा, आम आदमी के सुरक्षा में कम लगा के रखा। और दूसरी तरफ क्योंकि ये उत्साह आम आदमी में ज्यादा था, लाखों लोगों में उत्साह था, 3 लाख लोग तो विधानसभा के सामने ओपन एयर में खड़े ही थे, वो तो कार्यक्रम देख ही रहे थे। लेकिन जैसे ही आरसीबी ने ट्वीट किया कि ये कार्यक्रम हम स्टेडियम के अंदर भी करेंगे, तो सोचिए कि स्टेडियम के अंदर 5-5 हजार 2,500 रुपए के टिकट लेके जाने की जिसकी तैयारी है, उसको अगर कहे कि स्टेडियम में मुफ्त में हम तुमको एंट्री देंगे और वहां पर खिलाड़ी कप पकड़े हुए दिखेंगे, तब तो भीड़ होना स्वाभाविक है। तो इस चीज में मेरे ख्याल से ऑपरेशनली मतलब पुलिस अगर जबरन रोकना होता पुलिस को तो ये रोक सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सरकार ज्यादा खुशी है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लाठी चार्ज करते हुए भी देखे गए हैं पुलिसकर्मी, क्या इससे भी अव्यवस्था इस कदर बिगड़ी कि भगदड़ का रूप ले लिया? बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो विजिबली रिस्पॉन्सिबल है उनको सैक किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। क्या वाकई विजिबली रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिशियल थे या फिर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है? इसको भी ज़्यादा संगीन तरीके से, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के सवालों के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंगलुरु में भी दुर्घटना भगदड़ हुई जिसमें 11 मासूम लोगों ने दम तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं आम लोगों की मौत क्या इतनी सस्ती होती है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर कर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की कोशिश करती हुई सरकारें दिखती हैं, लेकिन सबक सीखती हुई नहीं दिखती हैं। इससे पहले भी एक एयर शो हुआ था दक्षिण भारत का ही एक राज्य, वहाँ पर भी भयंकर गर्मी में तपने से तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाए भीड़ में मौजूद कुछ लोग और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक जनसभा, एक जन रैली के दौरान भी बहुत दुखद मौतें, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। तो भगदड़ और भारत की फिसड्डी सरकारें, आखिर क्यों बार बार ये तस्वीरें सामने आती हैं, दुर्घटनाएं सामने आती हैं? इसी को आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं मुकुल जी के साथ। मुकुल जी, अगर मैं सीएम सिद्धारमैया की बात को आपके सामने रखूं तो मैं समझना चाहती हूं, और कहीं ना कहीं प्रदेश के जो बीजेपी नेता हैं BY विजेंद्र, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट सीखना है तो यूपी की सरकार से सीखिए या फिर बीजेपी की सरकारों से सीखिए। आप कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर आंकड़े तो सामने आए हैं, क्या ये इस इतने भर से आम जनता संतुष्ट हो जाए? नेहा जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो संतुष्ट होने की जो आप बात करें, जनता को संतुष्ट करने के लिए ही सारा काम होता है। सबसे पहले सरकार अपनी गर्दन बचाती है और फिर देखती है कि जनता कहाँ पे आके संतुष्ट हो रही है। यहाँ की स्थिति यह है कि यूपी में जब हुआ, हम लोग कई उसमें डिबेट किए और उसमें जो आंकड़ा था वो इलाहाबाद के लोग भी बताते थे, और जहां पे हम लोग के जो लोग बैठे थे जो कुंभ में मौजूद थे, और कितने लोगों ने तो डायरेक्ट उसको लाइव भी कर दिया, बाद में उसको जो है डिलीट करवाया गया, उनके कैमरे हटा दिए गए। इसमें सरकार की वो यूट्यूबर्स भी शामिल थी जो बाद में एक यूट्यूब चैनल है जो बड़े ग्रुप का है, उसने बाकायदा उसको खुलासा कर दिया था। तो ये चीजें तो चूंकि इलाहाबाद के हम लोग खुद रहने वाले, इलाहाबाद के खुद लोग कुंभ नहाने नहीं गए, लेकिन लाशों के आंकड़ों में जो बताया गया, गाड़ियों में भर भर के बाहर भेज दिया गया। पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें कुंभ की बात कर रहा हूं कि जिसमें पीड़ित का या पीड़ित के परिवार का एक भी आपने स्टेटमेंट किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा होगा। जनरली होता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके घर पे जाके सारे चैनल वाले उससे पूछते भी आपको क्या मिला, कैसे मिला, कुछ नहीं पता चला और बिल्कुल ब्लैंक हो गई मीडिया और उसको वहीं दबा दिया। यहाँ पे ये स्थिति है, यहाँ पे
एक बात मैं मानूंगा, देखिए हम आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, अगर जानते हैं कि इस जगह पे हम बाहर से अगर पहुंच रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि 1 लाख की भीड़ है, तो क्या मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के पैदल उसमें घुसूंगा? इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, जनता के और जनता का जो जुनून होता है, जान से बड़ा कोई जुनून और जोश नहीं होता। आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आप इस भीड़ में कुचले जाएंगे अगर लेकिन जरा मुकुल सा। सर, बार बार ये तस्वीरें बताती हैं कि चाहे क्रिकेट का बुखार हो या फिर किसी धार्मिक सभा की बात हो, जो श्रद्धालु हैं या फिर जो फैन है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो रैली है, इसमें भी हमने देखा है भीड़ को किसी भी तर्क से कोई मतलब नहीं होता है कि वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो है कि नहीं, लेकिन भीड़ को सिर्फ उस जगह पर मौजूद होना होता है। और ये भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जी, ये देखिए, इसे पागलपन कहते हैं कि आप किसी के लिए इतना पागल हो जाइए कि आप अपनी जान को भी, आपके घर वाले, उन 11 लड़के लड़कियां जो भी जिनकी भी डेथ हुई, उनके परिवार वालों से जाके पूछिए, एक इवेंट के लिए आपने अपनी जान डाल दी खतरे में और आप चले गए, अब उनके पीछे क्या होगा? ये चीजें जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कई बार हम लोग को मिलता है, हम लोग तो अपने बगल में नहीं जा पाते, इसलिए नहीं जाते, मालूम है कि इतनी भीड़ आएगी, कब क्या हो जाएगा। पुलिस का लाठीचार्ज करना इस पूरे मामले की सबसे बड़ी जड़ थी, जो अभी भी हम लोग के सामने चीजें हैं कि जब आप पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसके बाद फिर ये चीजें बिगड़ जाती हैं और इतना बड़ा क्राउड अगर पीछे पलटा तो उसके बाद फिर ये तो बहुत ईश्वर की कृपा है कि बहुत कम 11 मौतें हुई, वरना 2-2.5 लाख में सिद्धार्थ जी भी वहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, हम लोग भी देखे हैं, और सामने लोगों को गिरते और मरते देखते उसमें संख्या सैकड़ों में चली जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गए। कितने जूते चप्पल, वही हाल दृश्य है जो कुंभ का था, वही आपका सेम बेंगलोर का है, जिसमें लाइन से चप्पल जूते पटे पड़े हैं, कितने लोग घायल हुए, कितने अपने घर में जाके इलाज करा रहे हैं, नोबडी नोज। 11 कहाँ खड़ा आया, 11 पे हम लोग शांत हो गए। तो ये लोकल मीडिया आंकड़े पर जो है अलग जो है अपनी रिपोर्ट्स दे रही हैं, 11 से अधिक की आशंका जताई जा रही है। सिद्धार्थ जी, एक तो आंकड़ा मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि लोकल मीडिया क्या आंकड़े अलग बता रही है और अभी जो 11 का आंकड़ा है इसको आप कैसे देखते हैं? और एक बात ये कि आपने 2 बार कहा कि बॉटल नेक की तरह बन गया था जो चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट था, वहाँ पर घुसने की कोशिश में जो है भगदड़ हुई है। मुकुल जी कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और ये नहीं होना चाहिए था, ये पैनिक का काम करता है, खास करके जब लाखों की संख्या में लोग होते हैं तो पैनिक की वो स्थिति होती है जिससे भगदड़ के हालात बन जाते हैं। दोनों में कौन सा आप देख रहे हैं कि वो बड़ी वजह बन गया, कारण बन गया जिससे कि भगदड़ हो गई? जी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो एक होता है दुर्घटना रोकने का मैनेजमेंट, एक होता है दुर्घटना के बाद जानकारी को रोकने का मैनेजमेंट। जी। तो दुर्घटना को रोकने का मैनेजमेंट तो कर्नाटक में भी नहीं हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और दुर्घटना रोकने का मैनेजमेंट तो कुंभ में भी नहीं हुआ, ना तो मोरबी पुल में हुआ, ना तो पहलगाम में हुआ। तो यहाँ पर तो सभी सरकारें फेल कर जाती हैं। लेकिन दुर्घटना के बाद के जानकारी का मैनेजमेंट मैं ये मान सकता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश ने बेहतर मैनेज किया, जानकारी को रोक के रखा। लेकिन कर्नाटक में यहाँ की लोकल मीडिया हो या कहीं पर हो, इस बात पर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है कि किसी भगदड़ में जो लोग मरे या जो घायल हुए उनके बारे में कोई संख्या को रोकने की बात नहीं है। उसी समय शाम होते होते जो संख्या थी, कमोवेश वही संख्या सब जगह है, यहाँ के लोकल मीडिया में भी वही संख्या है। शुरुआत में कुछ ने संख्या 17-18 तक बताई थी, लेकिन वो 11 से 17 के बीच में ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और ज्यादातर तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सरकार ने जवाबदेही जो है अपनी दर्शाई है, अपनी अकाउंटेबिलिटी का परिचय दिया है कि उसने सूचनाओं को रोकने का काम कम से कम नहीं किया। यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने दुर्घटना को रोकने में भले उसमें उसकी विफलता रही हो, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से पारदर्शी रही है। जो भी हताहत हुए, यहाँ तक जो घायल हुए उनको भी जिस अस्पताल में है, सब जगह डेटा सबके पास है, प्रेस भी जा रहा है, दुर्घटना में जो घायल है उन लोगों को उनसे भी मिल रहा है। जो दुर्घटना आज तो पेपर में यहाँ तक छपा है कि काफी सारे जो दुर्घटना में घायल हुए थे वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, किस हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का नाम, वार्ड का नाम, सब कुछ काफी पारदर्शी रूप से है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मुकुल जी ने जैसे बताया कि इसमें क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है और उसको
एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, तो सरकार ने अपना दोष कहीं ना कहीं पुलिस पे डाला है। पुलिस के तरफ से पहले, जब पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि ये कार्यक्रम हम स्टेडियम के अंदर नहीं कर सकते, फिर से मैं चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करूंगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में करीब 12-13 गेट हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ग्राउंड के अंदर जाने के लिए, मतलब ग्राउंड के अंदर अगर आपको एक गाड़ी ले जानी है, एक एम्बुलेंस भी ले जाना है, तो पूरे स्टेडियम में 13 गेट में सिर्फ एक ही गेट है जिसके अंदर से आप गाड़ी को स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ग्राउंड के अंदर भी किसी खिलाड़ी को पेविलियन, मान लीजिए पेविलियन में कोई बैठा हुआ है और उसको कोई 10 लोगों को किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, उनको अगर निकालना है ना, तो पेविलियन की तरफ से गाड़ी स्टेडियम के अंदर नहीं आ सकती, दूसरे तरफ से गाड़ी आना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिजाइन का भी, जैसे उन्होंने कहा, इमरजेंसी एग्जिट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस तरह की चीजें जहां पर भीड़ आती है, वहां पर आपको मैनेजमेंट करने के लिए साइंटिफिक उसका डिजाइनिंग, उसका इमरजेंसी एग्जिट, ये बहुत बहुत जरूरी चीजें होती है। मेरे ख्याल से चिन्नास्वामी स्टेडियम में, मैं बेंगलोर में रहता हूं, मैं जहां रहता हूं चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मेरा बच्चा खुद, मेरा बेटा खुद KSCA के लिए क्रिकेट खेलता है, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर है, 3rd डिवीजन का। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आज तक, और बैंगलोर में जब से IPL शुरू हुआ है, करीब 100 मैच बैंगलोर में हो चुके हैं। आज तक न मैं न मेरा बेटा एक मैच भी देखने स्टेडियम में जाने की हिम्मत हम लोग नहीं कर पाए हैं, जबकि खुद बेटा क्रिकेट खेलता है। तो आज तक एक भी मैच हम लोग देखने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो ये चीज आपको समझना भी पड़ता है। जैसे मुकुल जी ने कहा, नागरिक के नाते भी आपको अपना भी सोचना चाहिए कि क्या वहां पर इतनी भीड़ है कि क्या व्यवस्था होने लायक है, क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो दिख जाता है, आपको व्यवस्था दिख जाती है कि यहाँ पर अव्यवस्था है या व्यवस्था है। तो जहां पर अव्यवस्था है वहां से थोड़ा नागरिकों को भी बचना है, लेकिन नागरिक तो बचने की कोशिश करेगा। उसके बावजूद अगर उत्साह में लोग पहुंच गए, तो मेरा मानना यह है कि नागरिक की गलती नहीं होती है, नागरिक की चूक हो सकती है, लेकिन गलती इसमें पूरी की पूरी सरकार की है, क्योंकि सरकार के पास पुलिस भी होती है, सरकार के पास इतनी ताकत भी होती है। सरकार अगर भगदड़ हो रही है स्टेडियम के बाहर और अंदर आप वीआईपीओ को भगदड़ से बचा रहे हैं, तो बाहर नागरिकों को अगर नहीं बचा रहे हैं, इसका मतलब सरकार नागरिकों के प्रति उदासीन है। यही स्पष्ट होता है कि भगदड़ हुई, एक ऐसे में कुछ नहीं हुआ और नागरिक, ऐसे में कर्नाटक के गृह मंत्री का इस्तीफा, जी ऐसे में क्या कर्नाटक के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? सवाल के साथ एक ब्रेक लूंगी, लौटूंगी तो मुकुल जी से समझने की कोशिश करूंगी कि बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है कर्नाटक में, वो कर्नाटक के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। इस सवाल को कैसे मुकुल जी उत्तर देंगे, देखिए, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को मुकुल जी के पास लेकर चलते हैं। मुकुल जी, इस सवाल का उत्तर आप कैसे देंगे या फिर आपकी क्या टिप्पणी होगी? कर्नाटक के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ना कि सिर्फ पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करके अपनी जवाबदेही तय कर दी जाए या सुनिश्चित कर दी जाए, न्याय सुनिश्चित कर दिया जाए। हालांकि जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मुकुल जी, देखिए, मैं पुलिस को तो बिल्कुल नहीं मानता कि पुलिस अधिकारियों की इसमें गलती है, वो भी सीनियर मोस्ट जो है, क्योंकि वहां पे RCB की जो रिक्वेस्ट गई थी, उसमें वहां पे थाना जो पड़ता है गुलुरु थाने की पुलिस ने कहा था कि हमको एटलीस्ट 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में हम इसको करा पाएंगे, क्योंकि आपने पहले बताया कि किस वजहों से जो उनके पीछे कारण थे, जाना था, विदेश जाना था किसी खिलाड़ी को, मे भी उसकी वजह से हो सकता है। इन लोगों ने इसको तुरंत कराया और उसमें सारा फेल्योर हुआ है। पुलिस की गलती सिर्फ इतनी है कि इस कार्यक्रम को होने नहीं देना चाहिए था। जब ये लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे थे या चीफ मिनिस्टर थे, तो थ्रू पुलिस कमिश्नर इस चीजों को बताना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी जानता कुछ नहीं होगा, आदमी बड़ा मुतमईन हो जाता है, चाहे पुलिस कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जब मॉब आपकी आती है, भीड़ आती है, तो भीड़ पे वो चंद हजार पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते, पुलिसकर्मियों की भी जान जोखिम में पड़ जाती है। अब बात आप दूसरी करिए कि इस्तीफा, तो आपको मालूम है इस्तीफा कितने होते हैं, और इन घटनाओं पे आदमी मर जाता है, जनता की जान चली जाती है, लेकिन नेताओं के इस्तीफे आपने पिछले 10 सालों में 12 सालों में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखे होंगे, कोई देता नहीं है। घटनाएं तो अक्सर होती हैं, हमारे यूपी में इतनी घटना हो गई, 3-4 घटनाएं, कि अब तक तो 2-3 गृह मंत्री जो हमारे गृह विभाग खैर चीफ मिनिस्टर के पास ही होता है, 3-4 चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होगा, कोई देगा नहीं इस्तीफा। और ये घटना को ठीक है जांच होगी, और इसमें सारी गलती कुल मिला के RCB मैनेजमेंट की है।
आरसीबी में वो आदमी जो ये निर्णय ले रहा था कि हमको, ये देखिए जो निखिल है, ही इज ए ऑफिसर, वो वहां पे एक सैलरी बेस्ड आदमी है, उसकी अपनी नहीं चलती होगी, वो भी अपने टॉप मैनेजमेंट से पूछता होगा। तो जाहिर बात है इन जांचों में किसने उसको कहा कि तुम कल कराओ और कल ही कराओ जी। और पुलिस को डार्क में रखते हुए पूरा ऑर्गेनाइज करा लिया। और चूंकि बड़ी टीम है आरसीबी, जाहिर बात है कि जो उसके मैनेजमेंट के लोग हैं, जो कंपनी है उनकी, जो उनके ओनर है, वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि देखिए इसमें क्या होता है। ये निचले स्तर पे ही गाज गिरेगी या फिर ऊपर भी इनके ऊपर आएगा। जैसे आपने वो पुल देखा था जो गुजरात में गिरा था, उसमें कुछ नहीं हुआ, उनको बाद में सब क्लीन चिट दे दी गई। जी बिल्कुल, भोले बाबा को भी क्लीन चिट मिल गई है, इसको भी नहीं भुलाया जा सकता। जहां पर 121 लोगों की मौत हुई थी, यूपी पुलिस ने उनको इस पूरे मामले में दोषी ही नहीं पाया। सिद्धार्थ जी, भोले बाबा तो बच गए, परमेश्वर जी बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? कर्नाटक के गृह मंत्री का इस्तीफे का प्रेशर आप कितना देख पा रहे हैं? जी, प्रेशर तो काफ़ी है, विपक्ष की ओर से भी है, सिविल सोसाइटी की ओर से भी है, लेकिन होता यह है कि अभी 1-1.5 महीना पहले पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हुई। भारत सरकार ने ये मान भी लिया सर्वदलीय बैठक में कि सुरक्षा चूक हो गई, लेकिन भारत सरकार ने जिस चीज में मान लिया उसमें खुद भारत सरकार किसी का अगर इस्तीफा नहीं ले रही है, जिस चीज की चूक खुद मान रही है, तो मेरे ख्याल से कर्नाटक की सरकार कोई लाल बहादुर शास्त्री जी को तो अपना आदर्श नहीं बनाई होगी कि ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाए और हम किसी का अपना उस चीज की नैतिक जिम्मेदारी ले ले। लेकिन मुझे लगता है अगर मानवीय दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से कर्नाटक सरकार के किसी न किसी उच्च मतलब मंत्री को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कोई सरकार बनती है तो गृह मंत्री भी अलग होता है। कई बार तो सरकारें बेंगलोर जैसे शहर के लिए, बेंगलोर शहर का भी तो एक मंत्री होता है, हमें यहाँ पर पता है सरकारें एक एक क्षेत्र बना देती हैं कि हाँ इस शहर का ये मंत्री है, ये शहर की जिम्मेदारी इनकी है, तो किसी न किसी को इसमें देना चाहिए। क्योंकि ये जो जैसे मुकुल जी ने कहा कि आरसीबी का जो मतलब जो वेतन भोगी है उसने तो ये नहीं निर्णय किया होगा, तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प बात है कि आरसीबी भले टीम बेंगलोर की है, लेकिन उसमें खिलाड़ी ज्यादातर बेंगलोर का बहुत कम है, और उस टीम का जो मैनेजमेंट है वो डिएगो नाम की एक शराब की कंपनी है जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई है। तो इतनी मजेदार चीजें हैं आरसीबी के साथ कि आरसीबी टीम है, टीम में जो खेलते हैं विराट कोहली से लेके फिल सॉल्ट तक, कोई किसी का भी कर्नाटक या बेंगलोर से लेना देना नहीं है। टीम में जिसको अरेस्ट किया है वो तो हिंदुस्तान का है, लेकिन वो तो वेतनभोगी है। टीम का मालिक जो है वो डिएगो नाम की शराब की कंपनी इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में ही विजय माल्या नाम के व्यक्ति भी हैं जिन्होंने सबसे पहले आरसीबी टीम को खरीदा, मुबारकबाद भी दी थी जी। तो ये कितना जटिल है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए भी कर्नाटक सरकार ने आरसीबी में के लोगों को भी अरेस्ट किया है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम को चलाने वाले कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस के ऊपर भी गाज गिराई है, क्या कहते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके थाना अध्यक्ष तक। लेकिन अपने ऊपर न तो कर्नाटक के गृह मंत्री ने और न ही कर्नाटक के बेंगलोर को संभालने वाले किसी मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी ली है। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि कर्नाटक की सरकार दुर्घटना को भले वो नहीं रोक पाई, लेकिन दुर्घटना के बाद जानकारियों का अभाव नहीं रहा, उसमें कोई लीपापोती वो नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ये चीज चल रही है। जी, लेकिन मेरी अभी भी यही अपेक्षा रहेगी कि अगर आप अपने जनता के लिए जवाबदेह हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री को सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बेशक चलन राजनीति का कुछ और हो। मुकुल जी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जब बात आम आदमी की करती है, कांग्रेस जब बात मोहब्बत की दुकान की करती है, तो इस वक्त वो मौका है जब आप आदर्श स्थापित करें कि आपकी जो सरकारें होती हैं, प्रदेश में जब सरकार होती है, तो वो जो नागरिक है, जो आम लोग हैं, उसके लिए पूरी तरह से जो है प्रतिबद्ध है और समर्पित है। इस समर्पित की भावना, समर्पण की भावना का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? आप दे सकते हैं, जी परमेश्वर जो है वो दे सकते हैं इस्तीफा, बचकर अपनी कुर्सी बचाकर। वैसे भी ईडी जो है आए दिन कहीं न किसी मंत्री के घर में घुसी होती है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ईडी के शिकंजे का शिकार बने हुए। जी देखिए, जो कांग्रेस की स्थिति जहां गिने चुने 2-3 जगहों पे सरकारें हैं, उसमें आप अपने एक
ऐसे नेता को क्या आप इस्तीफा दिलवा पाएंगे जिसकी वजह से कम पीछे 20-25 विधायक उसके साथ हो, जो उसके चेले चापड़ हो, जो आप हम लोग यूपी की भाषा में बात करें, तो क्या ऐसा खतरा कोई मोल लेना चाहेगा? हम तो नहीं कहेंगे कि मोल ले, और ना कोई पार्टी कहेगी कि हमारी सरकार पे ही संकट आ जाएगी, तुम मुझे निकाल लो, अब तुम्हारी सरकार ऐसी तैसी कर देंगे। कल की डेट में निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, बीजेपी वाले बुला ले जाए उनको जी, सब चीजों से क्लीन चिट दे के उनको बचा ले जाए, तो आप काहे सरकार गिराने के चक्कर में पड़ी है? ऐसी तो सलाह भी भूल के वो लोग सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी में भी कई बार, अभी सिद्धार्थ भाई ने बताया है, कई चीजें जब जम्मू में हुआ, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम सबको मुतमईन करेंगे, हम बहुत सख्त रवैया अपनाएंगे। कायदे से तो सिद्धारमैया ने ही, मुख्यमंत्री ने ही ट्वीट किया था, तो वो काहे आप छोड़ दे रही है, भूल जा रही है? उन्होंने भी तो कहा था कि स्टेडियम में होगा कार्यक्रम, तो आप पहला इस्तीफा तो उन्हीं का हो जाना चाहिए, तो कोई इस्तीफा नहीं होने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिया आप लोगों ने और स्ट्रेट टॉक के मन से जुड़े, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी आपका भी, मुकुल जी आपका भी। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई है उस पर आपका क्या सोचना, आपके क्या विचार है, हम तक ज़रूर लिखकर पहुँचाएं। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।